हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज हम करेंगे इसका वेरी फर्स्ट लेक्चर नंबर 1। तो बिफोर स्टार्ट द चैप्टर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चेंजेस क्या होते हैं जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस मीन्स जिसकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसमें जब चेंजेस आते हैं, जैसे शेप है, कलर है, ठीक है, लेकिन उसका जो एक मेन रूप है वो नहीं चेंज होता है, मीन्स वो रिवर्सिबल होता है, वो चेंज होगा, फिर उसको हम किसी भी प्रकार से उसकी पुरानी स्टेट में वापस ला सकते हैं, उसे हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। सपोज़ जैसे कि हमने एक रबर लिया, ठीक है, जो बैंड होते हैं या बालों में लगाने वाले हेयर बैंड्स होते हैं, आपने देखा होगा जब वो नॉर्मली है तो उसका साइज़ इतना है, ठीक है, जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो उसकी हमने लेंथ में परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया, उसकी लेंथ बढ़ गई, फिर उसको जब मैंने छोड़ दिया तो वापस से वो पुरानी अवस्था में आ गया, पुरानी स्टेट में आ गया। तो इस चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहेंगे, जो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और जैसी वुड है, वुड से हमने क्या बना दी, आपके जैसे जितने भी सारे फर्नीचर है वो बना दिए, लेकिन वुड तो वो वुड ही रहेगा, ठीक है। लकड़ी जो चेयर बनी है वो वुड की ही बनी है, तो ये फिज़िकल चेंज है, बस उसका रूप चेंज हो गया, तो ये फिज़िकल चेंज होता है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस, या अपने हम घरों में खासकर समर टाइम पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखते हैं जो केमिकल चेंजेस होते हैं। मीन्स वो सबसे बड़ी खासियत होती है कि कुछ नया ही प्रोडक्ट बनता है और वो इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, गर्मियों के दिनों में जब दूध बाहर से रह जाता है तो वो आपने सुना होगा अपनी मम्मियों के मुंह से, तो वो फट जाता है। क्या फटे हुए दूध को हम फिर से नॉर्मल दूध बना सकते हैं? नहीं। मीन्स उस फटे हुए दूध में ड्यूरिंग द समर टाइम ऐसा कुछ प्रोसेस हुई, ऐसी कुछ उसमें रिएक्शंस हुई कि दूध फट गया, ठीक है। उसी तरह से बरसात के टाइम पे जब हम कोई भी आयरन की चीज़ें बाहर से रखते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उस पर रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, और वो आयरन धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम उसमें पेंट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसको ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देती है, ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए आयरन और जो भी आपके आयरन के आर्टिकल्स और ऑक्सीजन का जो आप कनेक्शन है उसको कट करने के लिए पेंट कर दिया जाता है उन आर्टिकल्स पे। इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके घरों में लोहे के दरवाजे होंगे या गेट होगा उस पर पेंट कर दिया जाता है ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके। ये एक केमिकल चेंजेस है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अब बात करते हैं, आपके जो बुक में दिया है एक एग्जाम्पल, क्योंकि उस पर जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपके साइंस की बुक में वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अप होते हैं। जैसे कि वहाँ पर दिया गया है एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है, मैग्नीशियम रिबन उसको सैंड पेपर पर रब कर दिया गया है, उसके बाद उसको टोंग की हेल्प से बर्न किया गया है। फिर आपने देखा होगा उसका ऐश जो है वो वाइटिश कलर का है, वो क्या चीज़ है, उसमें चेंजेस आया है जब हमने उस रिबन को बर्न किया, वो क्या बना, आपका जो वाइटिश ऐश है वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ऐश है, क्या उस ऐश को हम अगेन मैग्नीशियम रिबन बना सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट आपस में, वो गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकते हैं, रिएक्शंस करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो क्या होते हैं, आपके इरिवर्सिबल होते हैं, और इसको हम किसी सिंबॉलिक ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यही आपका चैप्टर है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी मैग्नीशियम का बताया था, तो मैग्नीशियम जो रिबन है वो मैग्नीशियम का बना है, जिसका Mg हम डिनोट करते हैं, प्लस उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो O2, तो ये मिलकर के क्या बन जाएगा आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैम यहाँ पर तो 2 था, यहाँ से 2 कहाँ गया? तो आपने इन प्रीवियस क्लास 9th में कैसे आपके बनते हैं ये सिखा होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर रिकॉल करवा देती हूँ। आप एक जगह लिखेंगे Mg, दूसरी जगह लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, इनके सिंबल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इनकी लास्ट जो
लास्ट कक्षक जो होता है, इनकी सेल होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो डू यू नो कि जो मैग्नीशियम है उसकी लास्ट जो कक्षा है, सेल है, उसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेता है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो वैलेंसी भी कहलाती है। वैलेंसी यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोई भी एटम अपनी जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट आपको पता है कि स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिएक्शंस करते हैं। जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इनर्ट गैसेस हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 पूरा करने के लिए इसको 2 उसकी ज़रूरत है, तो -2। अब यहाँ पर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया 1 1, तो आया क्या आपका MgO। तो इस तरीके से हम यहाँ पर केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं सोडियम ऑक्साइड का लूँ, सोडियम किस किस से मिलकर बना होगा, सोडियम Na और O से मिलकर बना होगा। सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की ज़रूरत है, 1, क्योंकि इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको लूज़ कर लेगा, 7 कोई नहीं देगा इसे। उसी तरह से इसके पास ऑलरेडी -2 है, 2 की ज़रूरत है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Na2O। तो आपका सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होगा, वेरएस आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। Mg + O2 = MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इसको हम ऐसे नहीं बना सकते। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आपका जो ये रिएक्शन है, इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको हम इन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस, ऐसे मैं नहीं लिखा रही हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए। तो आपके जो LHS वाला पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड LHS एंड दिस इज़ कॉल्ड RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। और इधर जो आपका RHS वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। एंड जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो है, उसका हेड वाला पॉइंट हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है। ये डायरेक्शन शो करता है कि रिएक्शन कहाँ को हो रही है। यहाँ से ये चीज़ बन रही है कि इससे ये चीज़ बन रही है। तो ये एरो देखो, हेड पॉइंट कहाँ पर है एरो का, RHS की ओर है, तो मीन्स प्रोडक्ट ये बन रहा है। और रिएक्टेंट के बीच में या फिर प्रोडक्ट के बीच में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो या 2 या 2 से ज़्यादा आपके रिएक्टेंट हो, तो उनके बीच में प्लस का साइन होता है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जो आपके रिगार्डिंग टू केमिकल इक्वेशन है। क्लियर। अब दूसरी एक्टिविटी देखिए। दूसरी एक्टिविटी में आपका क्या दिया गया है, एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया है, आप सभी ने अपनी लेबोरेटरी में देखा होगा इसे। उसमें आपका लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड। ये सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। अब इसमें उन्होंने डाल दी कुछ जिंक ग्रैन्यूल, यहाँ इसमें डाल दिए जिंक ग्रैन्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, किसके बीच में, H2SO4 और जिंक ग्रैन्यूल के बीच में जब रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में जो बनेगा N+, यहाँ जो गैस बनेगी इवॉल्व, वो बनेगी H2। अब ये इसको हम जब किसके फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बनेगा आपका जो जिंक ग्रैन्यूल है Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ये आपकी केमिकल इक्वेशन है जहाँ नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी उनकी जो स्टेट है, स्टेट 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे Zn सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, और आपका H2SO4
लिक्विड फॉर्म में होता है, एलियस को एक्वस फॉर्म, और ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, एंड ये आपका गैसेस फॉर्म में होती है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब किया कि ऐसे चेंजेस आपके जो शेप में चेंज हो सकते हैं, आपके केमिकल चेंजेस, आपके जैसे कि प्रोडक्ट ही चेंज हो जा रहा है, रिएक्टेंट कुछ और थे, प्रोडक्ट कुछ और बन जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। और ये भी देखा कि जो स्टेट है उसमें भी चेंजेस हो जा रहे हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी लेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो पहला एग्जाम्पल तो हम यही ले लेते हैं, कैसे हम करेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के से पहले सबसे पहले आपके जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट हैं उनमें कौन कौन से एटम्स या फिर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट में हैं, कितने आपके प्रोडक्ट में हैं, ये भी हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जिंक है, ओके, तो हम यहाँ पर पहला स्टेप जिंक लिखेंगे। दूसरा और क्या है आपका, यहाँ H2 है यानी कि हाइड्रोजन है, और आपका SO4 है, सल्फेट है, ओके। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जिंक, यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे LHS एंड RHS। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जितने RHS साइड में हो उतने ही LHS साइड में भी होने चाहिए, ठीक है। LHS में देखो जिंक 1 है, यहाँ भी नंबर 1 है, 1 1, तो ये बैलेंस है, ओके। नंबर 2 है हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2, ये भी बैलेंस है, करने की ज़रूरत नहीं है। अब नंबर ऑफ आपके SO4 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1, तो ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद सेकंड हम एग्जाम्पल देखेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें आपको कुछ खास समझ में आया नहीं होगा, आई नो। तो देखिए, यहाँ पर हम दूसरा लेते हैं, आपकी जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, यानी कि Fe प्लस H2O, तो ये मिलकर आपके बनाते हैं Fe3O4 प्लस H2, ये आपकी इक्वेशन है। अब इसको ऑब्जर्व करिए, जैसे कि मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में हैं क्या उतने ही हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से। देखिए, Fe है आयरन, आपका हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, यहाँ भी सेम है, पहचान लिए हमने। तो पहला स्टेप हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्टेप आपने आइडेंटिफाई करा Fe को, देन हाइड्रोजन को, देन ऑक्सीजन को। यहाँ पे मैं LHS एंड RHS लिख लेती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो Fe है वो आपके LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं। तो देखिए, LHS में आपके कितने हैं, Fe1, और RHS में कितने हैं आपके 3। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है या नहीं है, ओके है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन को, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो इसको तो ज़रूरत नहीं है ना, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब नंबर 3 है ऑक्सीजन, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, किन किन एटम को हमें, एलिमेंट्स को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक आपके आयरन को, आपका हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, और आपके ऑक्सीजन को, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ऑक्सीजन को आप लास्ट में बैलेंस करें, ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम आयरन को देखेंगे। अब आयरन को, यहाँ नंबर ऑफ आयरन RHS में कितने हैं, 3, LHS में 1 है। अब 1 को हम 3 कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, जब हम 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, यहाँ तो 3 थे, इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो
3। अब यहाँ भी 3 होगी, यहाँ भी 3 हो गए, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसके आगे ब्लैक पेन यूज़ करेंगे हम, इसके आगे हमने 3 लगा दिया, तो देखिए Fe3 हो गए, Fe3 है तो बैलेंस हो गया ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हाइड्रोजन आपके 2 थे तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो ऑलरेडी बैलेंस हो, हमें किसी और एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए उसमें भी बैलेंस करने की ज़रूरत लास्ट में पड़ सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो एट द लास्ट स्टेज वो वैसे ही रहेंगे, ऐसा पॉसिबल मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो अगेन इसको हम 4 कैसे बनाएंगे, इसको 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो ये 4 बन गया। दैट मीन्स आपको यहाँ 4 लिखने की ज़रूरत है या नहीं, तो आपने 4 लिख दिया। अब ये 4 ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब कितना भी बड़ा आपका कोई केमिकल फॉर्मूला है, अगर आगे से आप कोई भी कोफिशिएंट लगा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लें, वो सब के लिए काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा लिया तो वो H के लिए भी काउंट होगा, O के लिए भी काउंट होगा। यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूंगी वो Fe के लिए भी काउंट होगा, O के लिए भी काउंट होगा। क्लियर, तो ओके देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये 4 मैंने कहा दोनों के लिए है, तो O के आगे 4 लिखा है तो इसका मतलब O4 हो गया, और यहाँ पे O4 है तो O भी बैलेंस है ना। तो हमने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर ली नो, अभी नहीं करी है। जब आप यहाँ पर चार्ट को बैलेंस कर लेते हैं तो अगेन चेक करिए, ठीक है, यहाँ पर Fe 3Fe बैलेंस है, 4O O4 बैलेंस है, लेकिन H2 थे तो 4 लगाने से ये H8 बन गया है, और यहाँ तो H2 ही है, तो दैट मीन्स इसे भी हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर LHS में क्या हो गया, यहाँ पे भी 4 लगाने से ये 8 बन गया। अब ये 8 कैसे बनेगा, यहाँ पे भी हमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। नाउ अब केमिकल रिएक्शन आपकी क्या हुई, बैलेंस हुई। आई होप आपको समझ में आया हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फोटोसिंथेसिस का। कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी है, बस 1 बाय 1 अगर स्टेप आप फॉलो करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन आपका जो प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6 प्लस O2, और कुछ आपकी वेपर भी बनती है। तो ये केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, जो आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहला स्टेप ही आपका ये है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से हैं, एक कार्बन यूज़ हो रहा है, एक आपका ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, एक आपका हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेम चीज़, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वही है, LHS एंड RHS, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, नंबर ऑफ कार्बन RHS में कितने हैं और LHS में कितने हैं। LHS में देखेंगे तो 1 है और RHS में देखेंगे तो 6 हैं, तो बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ 2 और 3 हैं, यहाँ देखेंगे तो 6 2 8 9, यहाँ 9 है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम कि आपके जो हाइड्रोजन है यहाँ 2 है और यहाँ 12 14 है। देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस हैं, कैसे ये थोड़ा
टिपिकल है अब आपके लिए, ठीक है। तो आप 1 बाय 1, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ऑक्सीजन को आप बाद में ही किया करिए, ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए। देखिए अब सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन आपके LHS में 1 है, RHS में 6 हैं, तो ये 6 कैसे बनेगा, यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई तो 6, तो यहाँ पे हमने 6 लगा दिया, तो नंबर ऑफ कार्बन 6C बैलेंस है, ओके। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर हमने 6 लिखने से ये O2 भी आपका 6 में 6 आगे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो गई तो 6 2 जा 12, ठीक है। यहाँ आपके ऑक्सीजन 12 हो गए हैं। अब हाइड्रोजन को मैंने कहा था ना, ऑक्सीजन को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, लास्ट में ही देखेंगे। तो अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए बता दिया कि जो 6 है ये O के लिए भी काउंट होगा, इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन आपके यहाँ 2 थे, यहाँ 12 हैं, यहाँ आपके कितने हैं 2 हैं, 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर अगर मैं 6 लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे छोटा सा लिखती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेंसिल यूज़ करना पहले, 6 2 जा 12, लेकिन यहाँ 13 14 भी तो है ना। अब 14 के लिए क्या मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ, ठीक है, 7 अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 7 14 12 13 14, ठीक है, लेकिन क्या इससे ऑक्सीजन बैलेंस होगा, ये भी तो देखना है। तो क्योंकि 7 अब O के लिए भी काउंट होगा। अब यहाँ पर 6 2 जा 12 में हमने 7 यहाँ पर O हो गई तो कितना हुआ 19। यहाँ कितने O हैं 6 और 2 ये 9 है, वो 19 हो गए, वो 9 हो गए। अब हम 9 को 19 कैसे बना सकते हैं, अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 है, 1 प्लस तो होगा नहीं, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे 12 से मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर आपके कितने बन गए 12 2 जा 24 बनेगी नहीं। अब यहाँ पे 12 ऑलरेडी हैं, यहाँ पर 6 लगा दिया तो 6 2 जा 12 24 और 12 2 जा 24 हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी 12 की तो ये 24 बनाया, और यहाँ हमने क्या करा कि 12 तो ऑलरेडी था ही था, प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 करा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट बचा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हो गए अब यहाँ, ऑक्सीजन देखिए 6 2 जा 12 और 12 लगा है तो यहाँ पे तो 24 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ देखिए कितने ऑक्सीजन है 6 और 6 कितने हो गए 12। अब 12 की ज़रूरत और है तो 2 को हम 12 कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे 6 लिख के, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, ठीक है। अगेन अब हम पूरी होल रिएक्शन को दोबारा देखेंगे, ठीक है, दोबारा देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6, यहाँ पे भी 6 बैलेंस है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 2 जा 12 और 12 24, और यहाँ 6 12 और 6 2 जा 12 24 कंप्लीट है। हाइड्रोजन हमारे 12 2 जा 24 12 और 6 2 जा 12 12 12 24। तो हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की जो रिएक्शन है वो भी बैलेंस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसके बाद जो पढ़ेंगे आपके जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं उनको मैं 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके ही आगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।